और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। कैबिनेट बैठक करेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सीएम सम्राट चौधरी मुख्य सचिवालय पहुंच चुके हैं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। बैठक में बड़े फैसले सम्राट चौधरी ले सकते हैं। सीएम बनने के बाद ये उनकी पहली कैबिनेट बैठक है, तो थोड़ी ही देर में सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री के तौर पर पहली कैबिनेट बैठक शुरू होने वाली है और इसके लिए सारे जो नेता है वो पहुंचने लग गए हैं और हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है, क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण बैठक है और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आते हैं और सीधे पटना के इस वक्त मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद हैं। 24 तारीख को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना है और उस सत्र के जो एजेंडे होंगे उस एजेंडे पर भी यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी। लेकिन उसके अलावा यह भी देखना होगा कि चूंकि यह पहली कैबिनेट की बैठक है तो सम्राट चौधरी अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निर्णय लेते हैं, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें उनसे बिहार के लोगों को है। चुनौतियाँ भी सम्राट चौधरी के पास कई है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 6 बजे का वक्त था और बैठक इस वक्त जो मुख्य सचिवालय है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। चूँकि अभी कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, सिर्फ 3 ही लोग हैं, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री और तीनों लोग और कई विभाग के पदाधिकारी जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर सचिवालय में मौजूद हैं और कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। क्या इसकी कोई जानकारी है? देखिए कई फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला है चूंकि बिहार विधानसभा का विशेष सत्र है, उस सत्र के जो एजेंडे होंगे उसके अलावा चूंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ये पहली कैबिनेट की बैठक है तो ये भी देखना होगा कि अपनी पहली कैबिनेट की बैठक जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। देखिए कैबिनेट बैठक से पहले सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और बिहार लौटते ही देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली गए हुए थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जब दिल्ली से लौटे हैं तो वो दिल्ली से पटना लौटते ही सबसे पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे, उनसे बातचीत की। इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। वैसे तो ये शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन कैबिनेट विस्तार होने से पहले और कैबिनेट बैठक से पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। शैलेंद्र, ये जो मुलाकात हुई है इसमें क्या कुछ चर्चा हुई होगी, क्या इसकी कोई जानकारी है? और जो कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है उसमें कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं? अब बिल्कुल देखिए कैबिनेट विस्तार भी होना है, उसके अलावा और भी कई एजेंडे हैं, खास करके बिहार के विकास से जुड़े एजेंडे हैं। आज पहली कैबिनेट की बैठक भी बिहार में हो रही है नए मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो कई मुद्दों पर बातचीत की संभावना है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री से जब वो मिल करके आते हैं तो जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो निर्देश दिए गए होंगे उन निर्देशों पर चर्चा हुई होगी कैबिनेट विस्तार पर। और साथ ही साथ आज चूंकि यहाँ पर मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की जो बैठक चल रही है, इस कैबिनेट की बैठक को लेकर के भी चर्चा होगी, क्योंकि ये पहली कैबिनेट की बैठक है और बिहार के तमाम लोग यह देखना भी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी अपने पहली कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निर्णय करते हैं। हालांकि उम्मीद इस बात की भी जताई जा रही है कि विधानसभा से जुड़े, चूंकि सरकार चलाने के लिए नई सरकार एक तरीके से फिर से गठन हुई है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप इस खबर पे नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक है और इस पर सबकी नजर है कि क्या क्या फैसले लेने वाले हैं वो। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। संजय कुमार झा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। वो इस पद पर बने रहेंगे। संजय झा को फिर से ये पद बिहार विधानसभा में एनडीए के बेहतर परिणाम लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के इनाम के तौर पर देखा जा रहा है। संजय झा की एनडीए के सभी घटक दलों से बेहतर तालमेल बिठाने में भी बहुत बड़ी भूमिका मानी गई। चाहे टिकट का बंटवारा हो या फिर उम्मीदवारों का चयन हो, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस टीम में कुछ बदलाव भी देखा जा रहा है जो कि जेडीयू के लिहाज से बेहद अहम है।
वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह अति पिछड़ा समाज से आने वाले चंदेश्वर चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भगवान सिंह कुशवाहा की जगह रमेश कुशवाहा को जगह मिली है। निवेदिता कुमारी को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जो अति पिछड़ा समाज से आती है। वहीं रविंद्र सिंह को सचिव बनाया गया है, जो कि इस टीम में नए चेहरे हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है और इसमें सबसे बड़ा नाम, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, वो है संजय कुमार झा का, जिन्हें फिर से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और इसकी वजह है जो विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी अहम भूमिका थी। जेडीयू नेता निशांत कुमार ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पिता नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना की और कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद स्पीडी ट्रायल के जरिए कानून व्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने याद दिलाया कि 2006 से 2012 के बीच 70 से 75 हजार अपराधियों को सजा दिलवाई गई। नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी पहली बार। उन्होंने सबसे पहले विधि व्यवस्था के संदर्भ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, कानून व्यवस्था ठीक की। पहले लोग शाम को घर से निकलते नहीं थे, समाज में विवाद होता था, सामुदायिक दंगे होते थे, पढ़ाई भी कम होती थी, अस्पताल की भी कोई विशेष सुविधा नहीं थी और बिजली भी कम था, सड़क थे तो खराब स्थिति में थे। तो उन्होंने आए पर पिताजी तो पहले कानून व्यवस्था को ठीक किया। अब प्रेम शांति भाईचारा का माहौल है, पहले डर का वातावरण हुआ करता था। हमारे कुछ समय जो अपराधी थे उनको सजा नहीं दिला पाते थे, लोग गवाही में तैयार नहीं होते थे। तो पिताजी ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम 6 से 12 के बीच में करीबन 70,000 अपराधी। और देखिए, भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां के नवगछिया के कदवा थाना क्षेत्र में शौचालय के सेप्टिक टंकी में 3 मजदूरों की मौत हो गई। तीनों मजदूर की मौत दम घुटने के कारण हुई है। जानकारी के मुताबिक तीनों मजदूर टैंक की सफाई करने गए थे और इसी दौरान जहरीली गैस के रिसाव के कारण पहले तीनों एक एक कर बेहोश हुए और फिर दम घुटने से तीनों की मौत हो गई। घटना सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं इस घटना में सीएम सम्राट चौधरी ने भी अब दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेप्टिक टैंक में 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई थी और अब इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शोक जताया है और जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है। सचिन जैसे गैस बने गैस के कारण जैसे ना मौत हो गई। ककरा करा जेल हो जाता सरल जाइले दूसरा डोला करैया डोला बगाव में चले नितिन कुमार और बाप का नाम के ज्यादा ज्यादा और टंकी वाला सेफ्टी वाला काम करे जबरदस्ती न चले। जोड़ा यादव के घर में मकान का कार्य चल रहा था, जिसमें कि एक मिस्त्री का और 2 लेबर और तीनों आदमी की मृत्यु हो गया टंकी में गैस की वजह से। नए शौचालय टंकी का निर्माण हो रहा था और लगा हुआ था, उसी में मजदूर काम कर रहे थे। काम करने के दौरान 3 मजदूर की मृत्यु हो गई है और तीनों के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया, पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो भी इसमें संभव कानूनी प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। और अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल में प्रतिबंधित मांस लाने के मामले में विभाग ने 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षकों में हेडमास्टर अख्तर अली, शिक्षक मोहम्मद इमरान, अनवर अली, शिक्षिका सूफिया खातून और हिना कौसर शामिल है। डीओ मदन राय ने सभी शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश दिया है। बता दें कि मामला राजपुर के उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय का है, जहां 10 किलो आपत्तिजनक मांस बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक स्कूल के कुछ शिक्षक ये मांस लेकर आए थे और अलमारी में इसे रख दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कई दिनों से शिक्षक हर रोज स्कूल में मांस बनाते थे, खुद उस मांस को खाते थे और बच्चों को भी खिलाते थे। और जब ग्रामीणों ने देखा तो स्कूल पहुंचकर जांच करने लगे और इसी दौरान स्कूल में मांस बरामद हुआ। सूचना मिलने पर डीएम सहित एसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और 2 शिक्षिका सहित
5 शिक्षकों को हिरासत में ले लिया। नहीं है कि वो लाया है, कौन लाया है? उस व्यक्ति का नाम बताओ, कौन लेके आया है? मेरे गांव में तो खुद ही होता है, तो हम यहाँ काहे खातिर लाएंगे? तो कौन लाया? भगवान ला दिए हैं? तुम लाई हो, ठीक है। अपना नाम बताओ, नाम क्या है इसका? नाम क्या है इसका जी? अरे नाम क्या है इसका? कोई नहीं बोलेगा। गोपालगंज पुलिस ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर भूमाफियाओं के संगठित गिरोह पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें योगेंद्र पांडे, मुकेश कुशवाहा, भूषण कुशवाहा, गंगा दयाल यादव, मुर्गा बाबा गैंग, डब्लू तिवारी गैंग समेत 50 से 60 भूमाफिया शामिल हैं। एसपी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सभी माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। गोपालगंज पुलिस ने भू माफियाओं के संगठित अपराध को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाने में गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर भू माफियाओं के विरुद्ध एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें भू माफिया योगेंद्र पंडित के अलावा इसके साथ ही मुकेश कुशवाहा, भूषण कुशवाहा, उदय नारायण कुशवाहा, राजपाल कुशवाहा और उमेश कुशवाहा को अभियुक्त बनाया गया है। इन अपराधियों पर संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगा है। इसके अलावा भू माफिया गंगदयाल यादव, मुर्गा बाबा, डब्लू तिवारी समेत 50 से 60 ऐसे भू माफिया हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भू माफिया इसमें शामिल है टॉप प्रायोरिटी पर। इन सबके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तो नगर थाना में 3-4 गैंग, अलग अलग तरह के गैंग सक्रिय हैं भू माफिया के, पूरे गोपालगंज में सक्रिय हैं। तो उन पर हम लोग लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी कई पिछले 1-2 महीने में कार्रवाइयाँ हुई हैं, आप सभी उससे अवगत भी हैं अच्छे से। इसमें एक योगेंद्र पंडित और उनके गिरोह के साथी हैं। इन सभी पर नगर थाना में फ्रेश एफआईआर दर्ज हुई है संगठित अपराध की। गंगदयाल यादव और उनके एसोसिएट्स हैं, उन पर भी फ्रेश एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही एक और गैंग है मुर्गा बाबा और डब्लू तिवारी का, उन पर भी आगे कार्रवाई की तैयारियां चल रही हैं। तो लगातार भू माफियाओं पर चल रही पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है और एक-एक थानों में भू माफियाओं को चिन्हित करके इस वक्त कार्रवाई चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। छपरा के मसरख में लोगों ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इलाके में बिक रही शराब को देखते हुए लोगों ने खुद ही शराब के खिलाफ अभियान चलाया और शराब को बरामद कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक गांव में कुछ युवक खुलेआम शराब बेच रहे थे और इससे नाराज ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। सूचना मिल रहा था कि यहाँ पे कुछ लोग शराब बेच रहे हैं, तो सुबह सुबह हम बैठे थे तो 2-3 लड़के आए, बोले कि ऐसा ऐसा बात है, रात में बाइक से ऑकडाउन वगैरह सब किया हुआ है। तो हम लोग आए तो यहाँ पे सब गिरगिट फिर रहा था, उसके बाद यहाँ से भाग गया है और फिर हम 2-3 लड़कों की मदद से उसको आउटसाइड सब चीज़ ये सब कचरा करवाए हैं, तो वहाँ से 1 पेटी शराब मिला है। और देखिए मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा हुआ है। इंस्टाग्राम आईडी और फर्जी सिम के जरिए या आम लोगों से निजी जानकारी चुराकर उसे एपीआई के जरिए विदेशों में बेचा करते थे और इस गिरोह का खुलासा हो गया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है, एक दरभंगा का आरोपी है, तो 2 आरोपी मुजफ्फरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश से भी इन अपराधियों का, इस गिरोह का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। 21 अप्रैल को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 साइबर अपराधी यहाँ सक्रिय हैं। सूचना उपरांत एक विशेष टीम का गठन किया गया था सिटी एसपी के नेतृत्व में और इस टीम को आगे देख रहे थे डीएसपी साइबर सुगनाजू जी। त्वरित कार्रवाई करते हुए इस टीम में, जिसमें कि एसटीएफ भी लगातार हमारे साथ काम कर रही थी, ऋषभ कुमार को पकड़ा गया जो कि अहियापुर का रहने वाला है। इसके पास से 4 मोबाइल फोन और एक आईपैड बरामद हुआ। खबर जमुई से है, जहां सदर अस्पताल में भीषण गर्मी में भी पेयजल को लेकर परेशानी हो रही है। लापरवाही के कारण सदर अस्पताल के दूसरे मंजिले पर लगा ड्रिंकिंग वाटर का यूनिट बीते कई दिनों से खराब है। सदर अस्पताल की दूसरी मंजिल पर मौजूद प्रसव वार्ड है और पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों और उनके परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तो देखिए, अस्पताल में पेयजल नहीं होने की वजह से मरीज परेशान हैं। वहां पर पहुंच रहे मरीजों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों के साथ साथ उनके परिजन भी परेशान हैं। बता दें कि दूसरी मंजिल पर लगा ड्रिंकिंग वाटर का यूनिट कई दिनों से खराब है और दूसरी मंजिल पर प्रसव वार्ड भी है, जहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही लोगों को पेयजल की ज़रूरत बढ़ रही है और वैसे में जमुई सदर अस्पताल का जो सेकेंड फ्लोर है, अस्पताल का जो सेकेंड फ्लोर है, जो प्रसव वार्ड है, जहां पर महिला मरीज भर्ती रहती है, वहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है। सदर अस्पताल के जो सेकेंड फ्लोर है वहां पर ये शुद्ध पेयजल को लगाकर एक मशीन लगी गई है और इस मशीन से पानी नहीं निकल रहा है। एक शख्स है यहाँ पर खड़े, उनसे आप देख सकते हैं कि ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। पानी नीचे से लाना पड़ रहा है। नीचे से लाना पड़ रहा है। पानी ऊपर में चल नहीं रहा है, मशीन लगा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा है। अच्छा, तो किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी तो है, गर्मी इतना बढ़ रहा है पानी के लिए, तो सबको नीचे जाके लाना पड़ रहा है। जरूरत होगा कि अस्पताल प्रबंधन को कि इसे दुरुस्त कर दे ताकि जो मरीज है उन्हें परेशानी ना हो, और खास के रात के समय में। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आईपैक के खिलाफ ईडी की जांच में दखल पर ममता को फटकार लगी है। आईपैक के खिलाफ जांच में दखल देने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार ममता बनर्जी को। मतदान से एक दिन पहले एससी की ममता को कड़ी फटकार लगी है। मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और साथ ही कहा कि जांच में ऐसे दखल से लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री जांच के बीच में नहीं आ सकता है। तो बंगाल चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फटकार लगाई है और कहा कि जांच के बीच में कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से दखलंदाजी नहीं कर सकता। पहलगाम हमला न भूले हैं न भूलेंगे। आज पहलगाम हमले की बरसी है। उस हमले की बरसी जिसमें पिछले साल आज ही के दिन आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में धर्म पूछकर सैलानियों पर गोली बरसाई थी। अपने परिवार के साथ घूमने और खुशियां मनाने गए 26 बेगुनाहों की हत्या कर दी थी, जिस देश कभी भी नहीं भूल सकता है। उस दिन को याद करते हुए आज पहलगाम के शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम आपको पहलगाम हमले से लेकर उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर तक की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए जम्मू कश्मीर से आई 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर गुरेज की है, जहां रजदान पास पर पर्यटकों ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं जम्मू में जहां स्कूली बच्चों ने पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। जम्मू में ही बीजेपी नेताओं ने भी पहलगाम हमले में मारे गए बेगुनाहों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं चौथी तस्वीर है कुपवाड़ा की, जहां करनाह में एलओसी पर सद्भावना रैली निकाली गई है। तो पहलगाम हमले की बरसी पर ये 4 तस्वीरें और इस हमले को याद करके आज पूरा देश गमगीन है। और अब खबरें कारोबार की। आज भारतीय शेयर बाजार जब खुला तो उम्मीद थी कि दिन संभल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता बिकवाली का दबाव बढ़ता गया और बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 1% गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 756 अंक गिरकर 78,516 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 0.81% यानी कि 198 अंक टूटकर 24,378.110 के स्तर पर बंद हुआ। और देखिए, सराफ बाजार में सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। भारतीय सराफ बाजार में 22 अप्रैल 2026 को सुबह के समय सोना चांदी की कीमतों में फिर से मामूली बढ़त दर्ज की गई। देश में आज 24 कैरेट सोना उछाल के साथ 1,53,730 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बेचा जा रहा है। वहीं 1 किलो चांदी बढ़ोतरी के साथ 2,51,060 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेची जा रही है।
और अब खबरें खेल से जुड़ी हुई। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2026 का 32वां मुकाबला लखनऊ में इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाने वाला है। लखनऊ सुपर जायंट्स और आईपीएल 2026 में ये 7वां मैच है। इससे पहले खेले 6 मुकाबलों में उसे 4 में हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 की अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स को पिछले 3 मुकाबले में हार झेलनी पड़ी है। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली एलएसजी की कोशिश होगी कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में वो अपने हार के क्रम को तोड़े। राजस्थान रॉयल्स का भी ये 7वां मैच है